वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है मेरे प्यारे। वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 CBSE बोर्ड। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए एक ही लेक्चर में इनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे। थोड़ा हट लेते हैं, हेडिंग आप देख लेंगे, ज्यादा देर तक हटेंगे नहीं, आप जान ही रहे हैं। भैया हो, कोई भी काम शुरू करने के पहले हमारे पास टारगेट का होना जरूरी है। तो पहले टारगेट देखें, अभी हम क्या करने जा रहे हैं। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा n, ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसमें ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को आप डिराइव करने जा रहे हैं। तो प्लेस कहाँ है ऑब्जेक्ट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ प्लेस है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको बताया गया था इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, equally spaced parallel lines what represents uniform electric field, what represents uniform electric field। तो बेटा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई डाइपोल रखा है, कोई डाइपोल रखा है यहाँ पे। ये आपका डाइपोल है। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? -q। यहाँ कौन सा चार्ज होगा? +q। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे प्यारे, ये एंगल है यहाँ पे थीटा। आप ये जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर ही फोर्स लगेगा। अब वो हो जाएगा F इज इक्वल टू QE। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यू नो दैट E इज इक्वल टू F/Q। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये फोर्स भी हो जा रहा है आपका इन मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू QE। डायरेक्शन तो सो ही किया गया, अपोजिट है। और मेरे प्यारे, ये फोर्स यहाँ पर आपका F इज इक्वल टू QE। ये दोनों फोर्स इक्वल भी हैं इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 होगा।
नेट फोर्स जीरो हो तो कौन सा मोशन नहीं होता है, ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन? हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। कौन सा मोशन नहीं होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? स्थानांतरण गति, स्थान, प्लेस, अंतर, चेंज, गति, मोशन। ऐसा मोशन जिससे प्लेस का चेंज होता रहे उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। नेट फोर्स जीरो होने पर मेरे प्यारे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। और ये दोनों फोर्स जो है कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट मतलब एक बिंदुगामी, एक मतलब वन, बिंदु मतलब पॉइंट, गामी मतलब पासेस। ऐसे फोर्स जो एक ही पॉइंट से पास हो उन्हें हम कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। अब कॉन्करेंट फोर्स यदि होते हैं तो रोटेशनल मोशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों फोर्स कॉन्करेंट नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं, अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो यहाँ रोटेशनल मोशन होगा। और ये फोर्स जो है आपको, और ये फोर्स, तो जैसे ये आपका पेन, इस पर इधर फोर्स लगे और इस पर इधर फोर्स लगे, ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स का केस है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स कहते किसे हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आपका टाउ इज इक्वल टू, हाँ, टाउ इज इक्वल टू नॉर्मल गैप बिटवीन बोथ फोर्सेस। फिर होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू यंग है। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूला कहां से आ गया? तो बेटा आप 11th में एक टॉपिक पढ़े थे। अब वो टॉपिक क्या था आपका? सिस्टम ऑफ, टॉपिक क्या, चैप्टर ही था पूरा पूरा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वहां मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हुई है, ठीक है, किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे आया है फार्मूला। फिर यदि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हो तो वो कपल जनरेट करते हैं, और कपल या टार्क, ठीक है, वो कितना होगा? तो उसके लिए फार्मूला आया था नॉर्मल गैप बिटवीन बोथ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू यंग गैप। मेरे प्यारे यहाँ पर कपल का केस है, कपल मतलब पेयर, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इक्वल और अपोजिट फोर्स है, ठीक है, और यहाँ कपल मूवमेंट से है। तो देखें नॉर्मल गैप बिटवीन, अब जैसे देखा जाए तो इसे हम पॉइंट ए अज्यूम कर ले रहे हैं और इसे हम पॉइंट बी अज्यूम कर ले रहे हैं। इस पॉइंट, क्या है जो ए बी गैप है, क्या ए बी दोनों फोर्स से 90 डिग्री एंगल बना रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल गैप नहीं है। और डाइपोल लेंथ क्या होती है आप जानते ही हैं, 2l। क्या होती है? 2l। तो इसका मतलब ये नॉर्मल गैप नहीं है दोनों फोर्सेस के बीच का। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। अब इस पॉइंट को हम सी अज्यूम कर ले रहे हैं, और ये जो BC है आपका, BC इस एफ से भी 90 और BC इस एफ से भी 90 फॉर्म कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि टाउ इज इक्वल टू नॉर्मल गैप बिटवीन बोथ फोर्सेस की जगह पे आप लिख सकते हैं BC, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स तो आप लिख सकते हैं F, और N कैप। ये फार्मूला कहां से आया, इसको हम लिंक में डाल देंगे, लिंक इसका डाल देंगे कमेंट में। कहां डाल देंगे लिंक इसका, कहां डाल देंगे, कमेंट में डाल देंगे। तो आप चाहेंगे तो देख लेंगे, 11th वाला याद है कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप 11th को मन से पढ़े रहते हैं, आपको याद ही होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में इसको हम डाल देंगे।
मतलब ये फार्मूला आया कहाँ से है, उसका लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। तो मेरे प्यारे टाउ इज इक्वल टू बी सी। अब यहां देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का फ्रंट जो होता है हाइपोटेनस होता है, एंगल का फ्रंट जो होता है, एंगल का फ्रंट वो परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो बेस होता है। तो अभी हमको बीसी चाहिए, तो बीसी परपेंडिकुलर है, और क्या पता है, तो हाइपोटेनस पता है, वो 2l है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो प्यारे यहां से आपका BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, एंड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू। ये दोनों वैल्यू यहां डाल दें आप, BC की प्लेस पे हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा, और F के प्लेस पे हो जाएगा आपका QE, और n कैप पहले से है, क्या है, n कैप पहले से। तो मेरे प्यारे आगे बढ़ेंगे, टाउ इज इक्वल टू Q और 2l एक साथ कर दिए, और E साइन थीटा n कैप। और क्यों इनको एक साथ कर दिए आप समझ ही गए होंगे, Q इंटू 2l P है, ये E है, ये साइन थीटा है, और ये n कैप। ये आपका फार्मूला आ गया, आगे लिख देंगे बिकॉज P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। अब मेरे प्यारे टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P क्रॉस E, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है, ठीक है। इतने में शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आप जो करना चाहते हैं वो कर चुके हैं, फार्मूला ड्राइव करना था, फार्मूला आ चुका है। थोड़ा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और भी, देखें जैसे ये आपका P है, ये आपका क्या है, E है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप टाउ इज इक्वल टू पढ़ रहे हैं PE साइन थीटा n कैप, ठीक है। क्यों प्यारे, जी तो नहीं उब रहा है बेटा, देखो आपका पूरा सिलेबस कवर करने का वादा किए, पूरा सिलेबस वो समझते हैं जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो हम कब, लगभग सितंबर लास्ट है, समझ लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीने में हम आपका वो 10 महीने का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। तो बेटा वीडियो लंबा होगा, और लगातार हमको टॉपिक से टॉपिक ही बात करना होगा। बाकी आप लोग क्लास में पढ़ाते हुए देखे ही होंगे, 1-1.5 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हम लोग सिलेबस भी कवर करते रहते हैं और क्लास भी इंटरटेनिंग होती है, लेकिन प्यारे समय वहाँ ज्यादा होता है, क्योंकि हम अप्रैल से स्टार्ट किए होते हैं, और अभी स्टार्ट कहाँ से हुआ है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बोर ना हो, लक्ष्य बड़ा रखें, तो रास्ते की छोटी मोटी परेशानियां वैसे भी समझ में नहीं आती है। अब यहाँ जैसे नोट में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, ये वेक्टर P और वेक्टर E एक ही डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, हाँ 0, या वेक्टर P और वेक्टर E अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 180। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे PE साइन 0 n।
तो पीई साइन जीरो की वैल्यू, हाँ जीरो, ये आ जाएगा आपका जीरो। यहां से भी टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 एन कैप। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, हाँ जीरो, ये भी जीरो आ गया। तो हम ये याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, if electric dipole is parallel to electric field, then there will be no moment of force or torque or coupling, ठीक है। और टार्क मैक्सिमम कब होगा, ये सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, टार्क तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम, ठीक है। और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल 90 हो। बहुत सही, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई साइन 90 एन कैप या पीई। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स टार्क क्या हो जाएगा, पीई एन कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे डेरिवेशन को आपके एक पेज पे ला दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, फ्रेम से हट जाते हैं, स्क्रीन शॉट लें, जूम करें, नोट्स बनाएं, और एक बार में ना समझ में आओ तो रिपीट कर लें, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया हम लोग आ गए यहाँ पे सेफ सिलेक्शन पे, और equally spaced parallel lines what represents uniform electric field, what represents uniform electric field। इसमें आपका एक डाइपोल रखा है थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, और जिसको हमको डी थीटा एंगल रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, डी थीटा एंगल। मेरे प्यारे जरा ध्यान दें आप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये माइनस क्यू है, और ये क्या है, प्लस क्यू है। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, जो कि अभी कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब कितना इसको रोटेट कर देना है आपको, डी थीटा, ठीक है। अब देखें बेटा, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर वो लग रहा है एफ इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और ये जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाएगा, ये होगा टॉर्क, जिसे हम रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, और जिसे अभी अभी आप प्रूफ कर चुके हैं, पीई साइन थीटा एन कह पाया है, ठीक है। पीई साइन थीटा एन कह पाया है। अब हम
यदि इसको इस तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो नाउ वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क और विच must be slightly greater than this restoring torque, slightly greater. Why? Tau external is equal to होना चाहिए PE sin theta plus d theta. क्या होना चाहिए? PE sin theta sin ब्रैकेट में थीटा प्लस डी थीटा n है, लेकिन हम इसे अप्रॉक्स जो है PE साइन थीटा n कैप ही मान सकते, अप्रॉक्स, ठीक है। इसीलिए यहां डी थीटा ले रहे हैं स्लाइट, क्योंकि एंगल छोटा होगा तो जो हमको फोर्स लगाना होगा वो बहुत स्लाइटली ग्रेटर होगा, तो जो स्लाइटली ग्रेटर जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए डी थीटा लेते हैं, ठीक है प्यारे। तो हम आप जानते हैं क्या, हम लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ और एफ डी एस पढ़ रखे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। ये आपका ट्रांसलेशनल वर्क है, ट्रांसलेशनल फोर्स है, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पर डी डब्ल्यू इज इक्वल लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। रोटेशनल ट्रांसलेशनल वर्क को रोटेशनल वर्क ने रिप्लेस कर दिया, ट्रांसलेशनल फोर्स को रोटेशनल फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स ने रिप्लेस कर दिया, और ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है प्यारे। तो आइए, आपका वर्क डन की बात हो रही थी, टाउ एक्सटर्नल ही रहेगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू में, और यहाँ पी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब मान लो आप थीटा 1 से ले जा रहे हैं, थीटा कहां से कहां ले जा रहे हैं, थीटा 1 से आप थीटा 2 ले जा रहे हैं, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट, और पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। देखिए भाई, आप ये पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आपका साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ सी लगाया जाता है, विदाउट लिमिट करते हैं तो विद इन लिमिट, तो कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा है इंटीग्रेशन में, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और प्लस सी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि विद इन लिमिट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे, एक बार वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस, वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट, और यहां भी आपका हो जाएगा पीई, वेरिएबल की जगह पे एक बार आप अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस, वेरिएबल की जगह पे आप लिखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। अब बेटा ये आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू पीई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हम पहले लिखते हैं तो लिख दे रहे हैं हम कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल
वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हैं। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। बेटा देखें, यदि हमको इसको रोटेट करना है, वर्क डन करना है, तो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो खुद ही चलाएगा ये नेचुरली। और वर्क डन कब होगा? जब हम अपोजिट मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टार्क जनरेट हो रहा है उसे हम रेस्टोरिंग टार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग टार्क बोलते हैं। और दैट विल बी P sin theta n cap if angle between electric field and dipole moment is theta. ठीक है, now we have to rotate this dipole by angle d theta. d theta बहुत छोटा एंगल है, तो हमको इससे स्लाइटली ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि P साइन अब थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस डी थीटा लिखा जाएगा। लेकिन डी थीटा इतना छोटा है कि उसकी इफेक्ट को इग्नोर करके हम टाउ एक्सटर्नल को पी साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कर सकें इसीलिए स्मॉल एंगल पे ही रोटेट कर रहे हैं हम। ठीक, अब आप ये जानते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, या आप 11 में वर्क और एनर्जी चैप्टर पढ़ के आए हैं यार। तो ये आपका ट्रांसलेशनल वर्क था, वहां पे रोटेशनल वर्क आ गया। ट्रांसलेशनल फोर्स था, रोटेशनल फोर्स है मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। और ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट था, तो उसकी जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व कर दिए, आपके सामने आंसर है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट में। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे प्यारे, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा एंगल पर रखा है, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस पीई कॉस थीटा, या इसे हम पी डॉट ई कह सकते हैं। ये फार्मूला आपको डेराइव करना है। आप जरा ध्यान दें कि वी नेवर कैन कैलकुलेट एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी, हम केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका डाइपोल कहां पर है? इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। और वहां से लाके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पर रख देना है। और ऐसा करने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब एनर्जी और वर्क का क्या रिलेशन है? तो यू नो दैट कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। तो एक प्रकार से एनर्जी वर्क ही है, इसलिए जब भी किसी भी एनर्जी की बात होती तो वहां वर्क जरूर आ जाता है डिफिनेशन में, चाहे वो वर्क एनर्जी थ्योरम हो, काइनेटिक एनर्जी की बात रही हो या पोटेंशियल एनर्जी की बात रही हो, वहां वर्क जरूर आ जाता है, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जैसे कहा जाए कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in bringing an electric dipole from infinity to an electric field, to an electric field, to place at an angle will be
इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जरा देखें क्या लिखा गया है। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेस एट एंगल विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सही डेफिनेशन लिखिए। क्यों प्यारे, कुछ मिस हुआ है? हाँ, अभी इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? बगैर वर्क डन के एनर्जी की डिफिनेशन अधूरी है। तो यहां आपका वर्क डन रहेगा। क्या रहेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेस एट एन एंगल विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है मेरे प्यारे, तो जरा देखें इस काम को हम, हमारा टारगेट क्या है जरा ये तय कर लें। क्या तय कर लें? टारगेट। क्योंकि लक्ष्य के बगैर यदि कोई चल पड़ा तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। पहले तो लक्ष्य तय करो यार, टारगेट। अब आपका टारगेट क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डाइपोल ऐसे रखना है, ऐसे। अच्छा, आपको दिख ही नहीं रहा है, हाइलाइटर किए थे, चले जाने दें, कलर चेंज कर दें। आपको ऐसे लाके रखना है डाइपोल। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर डाइपोल को आपको रखना है। कहां से लाके? इन्फिनिटी से। तो यहां डार्क इसलिए बनाए हैं कि अभी इन्फिनिटी पर ही है। यहां से लाके आपको और यहां पर ऐसे रख देना है, और इस काम में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। इसी काम को हम दो स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में करेंगे? दो स्टेप में करेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, पहले क्या करेंगे? डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके ऐसे रख देंगे, ऐसे। कितना एंगल बना के? 90, 90 एंगल पे लाके रख देंगे। यहां माइनस क्यों रहा होगा? यहां क्या रहा होगा? प्लस। और यहां माइनस क्यों रहा होगा और यहां क्या रहा होगा? अब यहां ये नहीं रहा तो यहां हम क्या करेंगे? डॉटेड दिखा देंगे, क्योंकि यहां से ले जा चुके हैं डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल को, डाइपोल। बहुत सही। तो प्यारे जरा ध्यान दें। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर ऐसे क्यों ला रहे हैं, ऐसे क्यों ला रहे हैं? ऐसे ला सकते थे या ऐसे ला सकते थे, ऐसे क्यों ला रहे हैं? देखें, आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, क्या लगता है? निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब निगेटिव चार्ज खुद चला आएगा। ठीक है, अब वो फील्ड के अपोजिट चल रहा होगा तो फील्ड के द्वारा जो वर्क डन है यहाँ पे वो क्या होगा? निगेटिव होगा। और यहां यदि बात की जाए तो ये प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू लाना पड़ेगा। तो वर्क खुद हो जाए तो निगेटिव, करना पड़े तो पॉजिटिव। वर्क स्वयं से हो जाए निगेटिव और करना पड़े तो पॉजिटिव। तो जरा देखो, ऐसे पे क्या हो रहा है? माइनस क्यू जितना फील्ड में ट्रेवल करेगा उतना ही प्लस क्यू ट्रेवल करेगा। जितना वर्क डन निगेटिव में होगा उतना ही वर्क डन पॉजिटिव में होगा। और नेट वर्क डन यदि देखा जाएगा इस सिचुएशन में आ जाएगा 0। ठीक है,
लेकिन यदि ऐसे लाए होते ऐसे, तो नेगेटिव फील्ड में ज्यादा ट्रेवल करता और पॉजिटिव फील्ड में कम ट्रेवल करता। तो नेगेटिव वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता और पॉजिटिव का कम होता, तो नेट जीरो ना आता, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखें, हम काम वही करते हैं जो आसान है, क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ाते हैं और इसका काम है एफर्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ले आ रहे हैं। तो कोई अपने मन में भ्रम नहीं पालेंगे कि ऐसे ही क्यों ले आ रहे हैं। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? स्टेप फर्स्ट हो गया ये। अब स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करने जा रहे हैं हम? अब ला तो चुके ही हैं, अब ऐसे रखे हैं, हमको ऐसे रखना है तो रोटेट कर देना है। क्या कर देना है? रोटेट कर देना है। ये आपकी अपनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कलर चेंज कर दें पेन का। अब आपका डाइपोल अभी ऐसे रखा था, ऐसे डॉटेड क्यों? क्योंकि अब ऐसे नहीं रह जाएगा, वो ऐसे रखा था। अब उस समय एंगल कितना बन रहा था? थीटा 1 इज इक्वल टू 90। अब इसको रोटेट कर दिया गया, यहां आ गया ये। अब एंगल जो बना रहा है वो है थीटा 2, और वो मान लो थीटा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट की ये। तो जरा ध्यान दें यहाँ पे, अभी अभी एक फार्मूला आप पढ़ के आए थे, वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई। थीटा 1 मेरे प्यारे कितना है? हाँ 90 है। और थीटा 2 कितना है? थीटा है। ये हो जाएगा आपका W2 इज इक्वल टू पीई। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos थीटा। तो W2 इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस पीई cos थीटा, माइनस पी cos थीटा। अब अकॉर्डिंग डिफिनेशन, अकॉर्डिंग डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या कहती है कि टोटल वर्क डन ही क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये यू भी लिखे तो डेल्टा यू ही समझना इसे। तो यू इज इक्वल टू W1 की वैल्यू आ गई है 0, और W2 की वैल्यू आ गई है माइनस पीई cos थीटा। तो मेरे प्यारे u इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस पीई cos थीटा, माइनस पीई cos थीटा। हमारे ख्याल से आप मामला समझ गए होंगे। हाँ देखें, स्क्रीन शॉट लें, चाहे तो नोट्स बनाए। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आपका टारगेट था u इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा या माइनस पी डॉट ई प्रूव करना, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। और मेरे प्यारे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक्यूरेट कभी मेजर नहीं कर सकते। वर्क और एनर्जी चैप्टर में आप ये भौकाल खूब सुने होंगे 11th क्लास में। ठीक है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, और जिसके बेस पर आपसे ये बोला गया था कि U इज इक्वल टू एम जी एच। थोड़ा सही फार्मूला है, पूरा सही फार्मूला नहीं है। डेल्टा U बराबर एम जी डेल्टा एच सही फार्मूला है, लेकिन वो भी तब तक सही है जब तक जी वेरी न करे। ठीक है, तो मेरे प्यारे, और जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो वर्क की जरूर बात होती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। एनर्जी और वर्क में बड़ा रिलेशन है।
तो चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वर्क जरूर आ जाता है वहां पे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेस एट एन एंगल विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से लाके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल में रखने में जो वर्क डन किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मेरे प्यारे जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो हमारा टारगेट तो दिख ही रहा है, इसको हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। एक में इसको ऐसे ले आके नॉर्मल टू द फील्ड रख देंगे, और नॉर्मली क्यों लाते हैं बात कर ही चुके हैं हम आपसे। और दूसरे में अब यहां तक ला चुके, इसको रोटेट कर देंगे, और रोटेट करने का फार्मूला भी वर्क डन का निकाल ही चुके थे। और अकॉर्डिंग डेफिनेशन टोटल वर्क डन ही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, निकल आया आपका U इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा, और जिसे आप लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट वेक्टर E और माइनस के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे आपको उबना नहीं चाहिए, हम 100 बार बात कर चुके हैं मेरे प्यारे, उबना नहीं चाहिए। ठीक है, लक्ष्य जब बड़े होते हैं ना, तो छोटी मोटी परेशानियां आपके मार्ग की बाधा नहीं बनती है मेरे प्यारे। एपीजे अब्दुल कलाम, छोटे मोटे पंछी जो होते हैं मेरे प्यारे, बारिश में वो शेल्टर ढूंढते हैं, छाया ढूंढते हैं कि बारिश से बच जाएं। लेकिन जो ईगल होता है ना, ईगल, वो क्लाउड्स के ऊपर से उड़ जाता है, बरस जितना बरसना। ठीक है प्यारे, ऐसे ही जिनके लक्ष्य छोटे मोटे होते हैं बेटा, वो थोड़े बहुत परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, बोर हो रहे हैं, लंबा लेक्चर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर में एसी नहीं है, गर्मी है, ठंडी आ गई, ठंडी है, बारिश हो रही तो मच्छर कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे हैं, तो दुनिया भर का। ठीक, लेकिन लेकिन जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, फिर उनके लिए ये सब परेशानियां कुछ। तो आपका भी लक्ष्य बड़ा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होगी, और इक्विलिब्रियम में होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए, और यहां एक्सटर्नल शब्द डाल दें, जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स भी, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, नेट एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा यहां पर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा तो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है मेरे प्यारे, अब जरा आप ध्यान दें, जैसे ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, डाइपोल ऐसे रखा है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा। तो माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, अब होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो भी होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है। और ये दोनों फोर्स इक्वल भी है, अपोजिट भी है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, और ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से जाने वाले फोर्स हैं, तो कॉन्करेंट फोर्स हैं, रोटेशनल मोशन भी नहीं होने देंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। या वैसे भी आप समझ सकते हैं, डाइपोल मोमेंट और फील्ड
यदि पैरेलल हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है, अभी हम पीछे बात करके आए हैं। तो यहाँ ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ना रोटेशनल मोशन होगा ना ट्रांसलेशनल मोशन होगा, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। क्या है ये अभी ये आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और बिल्कुल यही बात अभी हुई होती, यही बात हुई होती इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट अब इधर, यहां माइनस क्यू होगा और यहां प्लस क्यू, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है। तो मेरे प्यारे माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा, हाँ, आप अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड या फिजिकल टू क्यू ही होगा, और प्लस क्यू पर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फिर से यह बराबर क्यू ही होगा, यह बराबर क्या होगा, क्यू ही होगा। तो मेरे प्यारे अब देखो दोनों जगह ई क्यों लिखा गया, क्यू क्यों लिखा गया दोनों जगह, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्यू ही है दोनों जगह। और ई क्यों लिखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं E1 E2 लिखा जाता। अब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट जीरो आ जाएगा। तो नेट फोर्स यदि जीरो हो जाएगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा मेरे प्यारे। और ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्करेंट फोर्स हो जाएंगे। ये कॉन्करेंट फोर्स रोटेशनल मोशन नहीं होने देते हैं, तो यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। और यदि ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, वो अपोजिट है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा, अभी हम बात करके आए हैं, तो वहां से भी देखें तो ये इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम ही होगा ये आपका, चाहे हम डाइपोल मोमेंट आपका चाहे फील्ड की डायरेक्शन में हो, चाहे डाइपोल मोमेंट आपका जो है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब चाहे एंगल 180 बन रहा हो और चाहे एंगल जीरो बन रहा हो, इक्विलिब्रियम दोनों है, इक्विलिब्रियम दोनों है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, हमको ये देखना। मेरे प्यारे इसको थोड़ा ऐसे ही समझा देते हैं। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर। और जो डाइपोल मोमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब जवाब आपके ऊपर है, कौन स्टेबल है कौन नहीं स्टेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट से। और दोनों अलाइन हैं, मतलब कि स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है टीचर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है, या टीचर का कॉन्सेप्ट और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट एक सा है। हाँ, कौन सा इक्विलिब्रियम है, बहुत सही, ये है। अभी आपने पढ़ा नहीं तब भी आप बोल दे रहे हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और टीचर के कॉन्सेप्ट के अपोजिट है बच्चे का कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे आप इसे क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये क्या था आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है प्यारे। देखें, मतलब कि अभी केवल आपकी एक लाइफ से केवल कंपेयर कराया है हमने, और आप एकदम सही आंसर दे रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं आप, सही आंसर दे रहे हैं।
ठीक है, कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये पता करते हैं कि ऐसा कैसे है। ठीक है, तो ध्यान दें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, वैसे भी आप ज्यादा कुछ करते नहीं है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, कोई स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये तब तक नहीं समझ में आता है जब तक लाइफ में परेशानी ना आए। आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, स्टेबल है या अनस्टेबल, ये तभी पता चलता है जब आपकी लाइफ में परेशानी मतलब एग्जाम आता है। और सही से जानकारी पता चलती है पीटीएम के दिन। टीटीएम वैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं क्या है, टीटीएम। तो मेरे प्यारे, अब हमने क्या किया, ये जो आपका डाइपोल था जो फील्ड की डायरेक्शन में था, हमने इसको धक्का दे दिया। हमने इसको धक्का दे दिया, ये ऐसे हो गया, माइनस क्यू यहां चला गया और प्लस क्यू यहां चला गया। हमने इसको धक्का दे दिया ऐसे। ठीक है, अब जैसे सपोज करें कि आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, अब बीच में डिस्टरबेंस आया। क्या आया, डिस्टरबेंस आया, सब तहस नहस हो गया। अब आप फिर से अपने को मेंटेन कर लिए पुरानी सिचुएशन पे या उससे अच्छी सिचुएशन पे, तो आप क्या थे, हाँ बहुत सही, आप स्टेबल थे। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो आप क्या थे, अनस्टेबल। ठीक है, जैसे हम लोगों की लाइफ में भी बड़ा डिस्टरबेंस आया ड्यू टू कोरोना। ठीक है, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत मेंटेन कर ले गए हैं, तो स्टेबिलिटी थी। तो मेरे प्यारे ध्यान दें, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे था, इसको धक्का दे दिए मतलब इसकी लाइफ में परेशानी आई, और ये फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, इसका मतलब स्टेबल था। अब ऐसा ना हो तो अनस्टेबल था। तो ध्यान दें, तो प्लस क्यू जो है, क्या है, प्लस क्यू, प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा, बहरहाल यहां पर आप लोग तो कथाएं सुनते हैं, आपके भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता है। ये आपका प्लस क्यू नहीं है, ये आपका माइनस क्यू नहीं है मेरे प्यारे, ये माइनस क्यू है, माइनस, और ये वाला प्लस है, प्लस। प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। ये फोर्स इस डाइपोल को, इस डाइपोल को कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख के बोलो, हाँ बहुत सही, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो आप जरा देखो, माइनस क्यू फिर वहीं चला जा रहा है, अब प्लस क्यू फिर वहीं चला जा रहा है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर कुछ सेटिंग कर रखे थे, तो इसीलिए धक्का जो दिए वो ऐसा दिए कि जो ये चाहते थे वो हो जाए। तो चलो धक्का दो ही तरफ दे सकते हैं, एक इधर दिए एक इधर दे रहे हैं, इधर धक्का दे दिए। अब प्लस क्यू यहां चला आया, माइनस क्यू यहां चला आया। प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। अब देखो बेटा, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये पर्पल कलर वाली जो डाइपोल मोमेंट है, इसको कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सही, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मेरे प्यारे, तो आप देखो माइनस क्यू फिर अपनी जगह पे जा रहा है और प्लस क्यू फिर अपनी जगह पे जा रहा है। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो पहले ही था, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूफ हो गया। ये क्या प्रूफ हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूफ हो गया।
जरा इनको देखें, ये भाई साहब, यहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां डाइपोल रख दे रहे हैं। डाइपोल अब रखा है, एक लाइन और खींच दें तब डाइपोल। डाइपोल यहां रखा है आपका फील्ड के अपोजिट। फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका मतलब इधर माइनस होगा इधर प्लस, तभी ऐसे डायरेक्शन हुई है। ठीक मेरे प्यारे, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, वही पुराना काम। इस डाइपोल को धक्का दे दिए, माइनस क्यू यहां चला गया, प्लस क्यू यहां चला आया। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन अब ये हो गई, माइनस क्यू से प्लस क्यू। प्लस के ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ बहुत सही, फील्ड की डायरेक्शन में। अब माइनस के ऊपर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स है इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जरा देख के बोलो भाई। हाँ ऐसे घुमाएगा, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है भाई, ध्यान दें। इसका मतलब माइनस क्यू यहां चला रहा है और प्लस क्यू इधर चला जा रहा है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन के अलाइन होना चाहता है, और क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। देखें भाई, यदि आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आए और आपकी लाइफ एकदम तहस नहस हो जाए, फिर अपने लाइफ को नए सिरे से शुरू करो और ऐसा व्यवस्थित करो कि दोबारा वो परेशानी आपको कुछ बिगाड़ ना पाए। तो देखिए, ये स्टूडेंट था जो टीचर के कॉन्सेप्ट का अपोज करता था पूरी जिंदगी। वो लाइफ में बहुत परेशान हुआ, लेकिन लाइफ में जब डिस्टरबेंस आया तो उसे समझ में आया कि नहीं, टीचर जो कहते थे वो सही था। तो टीचर की फील्ड की डायरेक्शन में जाके अलाइन हो गया, मतलब अब वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो आपकी लाइफ में कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसे आप आपदा ना समझें, उसे आप अवसर समझें खुद को परमानेंट स्टेबल करने का। गुजरात के भुज में भूकंप आया था, आज आपके जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, सब कुछ तहस नहस हो गया था भुज में। उन्होंने इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया, इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया कि आज वो टूरिस्ट प्लेस है। क्या है, टूरिस्ट प्लेस है मेरे प्यारे। अब जैसे प्रतापगढ़ है आपका, बड़ा कंजस्टेड सिटी है, अभी आप चाहें सब गिरा उड़ा के सब सही करें, बड़ा विवाद होगा। लेकिन भूकंप ने पहले ही कर दिया था, तो सब कुछ सही से फिर से ऑर्गेनाइज कर दिया गया वहां पे। तो मेरे प्यारे, अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो आप इधर धक्का दिए ही नहीं, इधर दे दो धक्का, इधर माइनस क्यू आ गया, इधर क्या आ गया, प्लस क्यू आ गया। डायरेक्शन फिर डाइपोल मोमेंट की हो गई। नेगेटिव पर फोर्स अपोजिट टू द फील्ड, और पॉजिटिव पर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब येलो वाला देखेंगे, हाँ कैसे घूमेगा, ऐसे, बहुत सही। क्या है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब प्लस क्यू जा रहा है माइनस क्यू की जगह पे, माइनस क्यू जा रहा है प्लस क्यू की जगह पे। ठीक है, इधर माइनस क्यू आ रहा है, इधर प्लस क्यू, वही स्टेबल होने का प्रयास कर रहा है। तो ये सिचुएशन क्या थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की थी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की थी। अब मेरे प्यारे ध्यान दें, यहां एंगल जीरो था, यहां एंगल क्या है, जीरो है। और एंगल क्यों जीरो है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, फील्ड भी और डाइपोल मोमेंट भी। तो माइनस पीई कॉस जीरो हो जाएगा, तो माइनस पीई आ गया। और यहां पर एंगल जो है कितना था, 180 था। तो u इज इक्वल टू माइनस पीई
cos थीटा या माइनस पीई cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, माइनस पीई इंटू -1 आ जाएगा ये प्लस पी। ठीक है, तो आप देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हाई है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी लो है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी लो होगी आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी लो होगी आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, इसको समझें जो अभी बातें हुई हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, और फिर हम यही था यहां पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब डाइपोल मूवमेंट और फील्ड मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट अलाइन था, एंगल 0 था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, और यहां u इज इक्वल टू आया है आपका माइनस पीई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर और डाइपोल मोमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट जब अपोजिट था, एंगल 180 था, तो आया है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और u बराबर आया है यहाँ पे आपका प्लस p। अभी पीछे देख के आए हम लोग। इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी लोएस्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी तो स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो हाईएस्ट अनस्टेबल है। इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड है मामला, माइनस साइन इंक्लूड करके बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देंगे जरा। अब बेटा ध्यान दें, जैसे आप फार्मूला पढ़ रखे हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। ठीक है, और ये हाइट कहां से मेजर की जा रही है, चेंज इन हाइट मान लो ग्राउंड सरफेस से मेजर की जा रही है, और आपके शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी नाभि है। नाभि पेट में गड्ढा नुमा होता है, उसी को नाभि बोलते हैं। बाहर वाले कुछ भी बोलते हो, हमें उससे नहीं मतलब है। जहां से रस्सी निकली होती है और आप मम्मी की पेटवा में होते हैं तो बांधे रहते हैं उस रस्सी से, नहीं मारे पेटवे फट जाए, उस रस्सी को भी कुछ अजीब सा बोलते हैं, मुझे नहीं बोले, मुझे बायो नहीं है। तो मेरे प्यारे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे इसे हम एक सिंगल सपोर्ट पे जहां रोक दें, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। ठीक है, और वैसे रिस्क ले रहे हैं, इस मोबाइल को भी सिंगल सपोर्ट से जहां रोक सके वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट है जहां इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर सिंगल सपोर्ट से आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रोक सके वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट स्मॉल हो तो। और बाकी चीजें आप क्या क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा, और समझ में आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। लेकिन 11 था, खूब अच्छे से पढ़े थे आप, खूब अच्छे समझे भी होंगे, नो डाउट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, यहाँ पे है। हम खड़े हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे है, एच ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हम बैठ गए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। हम लेट गए, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब हम लेटे हैं, और सबसे ज्यादा कब है, जब हम खड़े हैं। कोई दौड़ के आया हमसे भिड़ गया, हमारे अनस्टेबल हमारे गिरने के चांसेस कब ज्यादा हैं, लेटे होने पर कि खड़े होने पर।
खड़े होने पर, अच्छा गिरे कौन गिराएगा यार, ठीक है। इसका मतलब हम खड़े थे जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाई थी तो हमारी स्टेबिलिटी लोएस्ट, हाईएस्ट थी जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी, तो स्टेबिलिटी हमारी लोएस्ट थी। और जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट थी तो स्टेबिलिटी हमारी हाईएस्ट थी, ठीक है। आई बात समझ में। कूलाम भाई साहब, कूलाम भाई साहब कहते हैं कि के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर फार्मूला है। दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज हैं, रिपल्सन होता है और रिपल्सन होता है, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो अट्रैक्शन होता है। अब देखो ये दोनों को माइनस लिखें, Q1 इंटू Q2, और दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो ये वैल्यू प्लस आई ही, ये भी प्लस आ गया, इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर, ठीक है। और यही सिचुएशन इस केस में भी हुई है, लेकिन यहां पर Q1 इंटू Q2 जब निकालेंगे इस केस में, इस केस में अब Q1 इंटू Q2 जब निकालेंगे आप, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, माइनस आ जाएगा, तो ये चीज माइनस हो गई इस बार, ये प्लस था ही, तो एफ प्रोपोर्शनल में माइनस आ गया यहां, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां क्या होता है, यहां आपका रिपल्सन होता है, क्या होता है रिपल्सन, फार्मूला वैसे पोटेंशियल एनर्जी का आप पढ़ रखे होंगे तो हम बात कर देते हैं, बात कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप पढ़े हैं, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R12 था शायद, 1-2 के बीच का गैप। बेटा Q1 Q2 जब पॉजिटिव है, Q1 Q2 पॉजिटिव कब है, कब है लाइक चार्ज के केस में प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस भी क्या आ जाएगा, प्लस। इसका मतलब लाइक चार्ज के केस में प्लस है, के भी प्लस है, तो यू प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/R12 के। तो जरा ध्यान दें, आर यदि बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जरा देखें, यहां रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने मतलब आर बढ़ता है, आर के बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और आर जब बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब रिपल्सन क्यों हो रहा है, टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल। और यहां देखा जाए, यहां तो यहां जो मामला है आपका, यहां Q1 Q2 आ गया है क्या, निगेटिव, इसका मतलब U प्रोपोर्शनल टू -1/R12 हो गया है। देखने में तो इनवर्सली लग रहा है, लेकिन जैसे 2 है 4 है तो 4 ग्रेटर है 2 से, लेकिन जैसे ही माइनस लगा देते हैं तो -2 ग्रेटर हो जाएगा -4 से, माइनस रिलेशन को इन्वर्ट कर देता है। देखने में इनवर्सली लग रहा है लेकिन माइनस इसको डायरेक्टली कर देगा, और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, पास आते हैं, पास आएंगे, रिलेशन डायरेक्टली हो गया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी हाई होगी। इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए, रिपल्सन हो रहा है स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए, ठीक है। आप क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर आप स्टेबल हो सकें। हम आपको गाइड कर रहे हैं जिससे हम प्रेजेंट में स्टेबल हो सकें, ठीक है। आपकी पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, ठीक है, नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस, उनकी पोटेंशियल सबसे लो होती है और उनकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है। और आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं
वो सारे के सारे क्या प्रयास करते हैं कि उनका भी ऑक्टेट नोबेल गैसेस जैसा हो जाए। लेकिन इसका मतलब वो भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ऐसा यदि एक रिएक्शन में नहीं हो पाता तो रिएक्शन कंटिन्यू होता है और तब तक जब तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का चांस रहता है। ठीक है, तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज द कंडीशन फॉर हाईएस्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मेरे प्यारे ये ध्यान देंगे। तो यहां पर आपका ये जो एफ आप निकाल रहे हैं, आप तो कुछ ध्यान देने वाले हैं नहीं। हमने एफ निकालते समय माड वैल्यू लेते हैं तो वहां प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है, तो वहां यही रहेगा मेरे प्यारे। ये प्रभाव बताएगा, फोर्स प्रभाव। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां चार्ज की वैल्यू हम साइन के साथ रखेंगे, तो वहां साइन के साथ रखेंगे, तो यहां आप प्लस और माइनस लिखेंगे, फोर्स में नहीं। ठीक है, अब आपके भरोसे छोड़े रहे तो इसको आप करेक्ट करने वाले नहीं। हमने 100 बार कहा है कि मेरे प्यारे अच्छा स्टूडेंट वो है जो किसी पर तब तक बिलीव न करे जब तक लगे न कि हाँ बिलीव करना चाहिए। तो मेरे प्यारे, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिपल्सन होने से गैप बढ़ रहा है और गैप के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे कम हो रही है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज द कंडीशन फॉर हाईएस्ट स्टेबिलिटी। जब अट्रैक्शन हो रहा है Q1 Q2 माइनस है, और जब यहाँ Q1 Q2 की जगह पे माइनस लिख देंगे तो ये आ जाएगा। देखने में ये लग रहा है कि इनवर्सली है, लेकिन जैसे ही माइनस आ जाएगा वो रिलेशन को इन्वर्ट कर देता है। अभी 4 ग्रेटर था 2 से, अब -2 ग्रेटर हो गया -4 से, तो माइनस रिलेशन को इन्वर्ट कर देता है। तो जो चीज अभी इनवर्सली है माइनस उसको डायरेक्टली कर देगा। तो अट्रैक्शन में क्या होता है, गैप कम होता है, गैप कम होगा तो डायरेक्टली के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और स्टेबिलिटी हाई होगी। तो अट्रैक्शन इसीलिए हो रहा है। ठीक है, रिपल्सन इसीलिए हो रहा है। ठीक है, डाइपोल इसीलिए अलाइन हो जा रहा है इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल। कोई भी चीज स्टेबल कैसे होगी, बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी अप टू ए लोएस्ट वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे, तो हमारे ख्याल से काफी समय हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ना नहीं है, जितना हम टॉपिक डिसाइड कर किए थे वो हो चुके हैं। तो प्यारे, आपसे थैंक्स बोल के निकलते हैं। Arise, awake, stop not till the goal is achieved. Till the goal is achieved. Arise, awake, stop not till the goal is achieved. ठीक है, अपना टारगेट डिसाइड करो। ठीक, अपना टारगेट डिसाइड करो और टारगेट डिसाइड करो और फिर लग जाओ इसको पाने में। मेरे प्यारे, यूट्यूब की लाइन मिस कर रहे हैं, वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस करना है। You have to motivate your relatives and friends for the same purpose.